डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और ये भी बहुत अच्छा काम करती है बीडीएल। अगर आप ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस देखें, परफॉर्मेंस कर उनका प्रोडक्ट लाइन देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये अपना अपना काम करती है, चाहे वो टॉर्पीडो टॉर्पीडोज बनाना हो, मिसाइल्स बनाना हो, ड्रोन्स में ये काफ़ी काम करती है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स बनाती है, और बहुत सारा जो जो टेलीकम्युनिकेशन का जो काम है उसमें भी ये काम कर वो भी प्रोडक्ट से बनाती है। जो एंटी एयरक्राफ्ट काफ़ी सारी गन्स होती हैं या मिसाइल्स होती हैं वो बनाती है, और काफ़ी सारे जो रेडार्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं डिफेंस में, कि आप उसको किसी दुश्मन के अटैक को अपन अच्छे से उसको ट्रैक कर सकें, मिसाइल्स को ट्रैक कर सकें, तो वो सब चीज़ें बनाती है। रॉकेट लॉन्चर्स बनाती है, कई तरीक़ों की चीज़ें ये बनाती हैं, और ये पूरी तीनों सेनाओं के लिए माल बनाती है। तो प्राइमरली बीडीएल मुझे लगता है कि एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक है, और अच्छे करेक्शन के बाद हमने देखा है लगभग 2000 तक ट्रेड कर रहा था, फिर ये नीचे 1400 के आसपास अब मिल रहा है। तो एक अच्छी करेक्शन के बाद मुझे लगता है तैयार है। अगर मैं इसका एक टेक्निकल चार्ट भी देखूं तो मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड में ये दिखाई दे रहा है, और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि दोबारा से आपको ये 2000 2050 2100 तक जाता हुआ दिखेगा। जी, तो लगभग अभी ये 1500 साढ़े 1500 के आसपास है, यहाँ से 2000-2100 तक ये जा सकता है साल भर में, ये उम्मीद लेकर के हम चल रहे हैं। तो बहुत सारे मेरे सवाल इस पे बिल्कुल वैसे ही होंगे जो अभी आपने कोचिन शिपयार्ड में जवाब दिए हैं। वैल्यूएशन कोचिन शिपयार्ड से लगभग दोगुना है, सेल्स ग्रोथ कोचिन शिपयार्ड से लगभग आधी है। वही सारे सवाल हैं कि ऑर्डर इतने सारे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ हमें प्रदर्शन में दिख नहीं रही है। अब आपको इसी को लेके मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वहाँ पर मेजरली जो अटैक किया पाकिस्तान ने वो ड्रोन से किया, और उन्होंने हर तरीके से तरफ से ड्रोन से हमले किए। ड्रोन को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी जो कि आउटडेटेड हो चुकी थी, और उसका काम उसको मॉडर्नाइज करने का काम दिया गया, बीडीएल जैसी कंपनीज को भी दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी और भारत में कोई कोई मेजर युद्ध हुआ नहीं 40-50 साल से, तो इसलिए वो वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। एक सडन डेवलपमेंट था और भारत ने मोबिलाइज कर दिया, मोबिलाइजेशन हो गई, तो उसके बाद जब देखा कि हमारे पास सामान ही नहीं है। हम लोगों ने ये बहुत एक्सपेंसिव लड़ाई लड़ी है, चाहे मीडिया में कुछ भी बोले हैं, मगर हमने मिसाइल्स यूज़ करी हैं ड्रोन्स को गिराने के लिए। एक ड्रोन 300 से $500 का आता है, और मिसाइल कई लाखों रुपए की आती है। तो आप समझिए कि कितना एक्सपेंसिव वॉर हमने ये लड़ा है। और आज इनकी सेल्स ग्रोथ इसलिए नहीं देख रही क्योंकि कैपेबिलिटीज डेवलप करने के ऊपर काम हो रहा है। अब ये कोई सब कुछ अपने यहाँ नहीं करेंगे, ये भी आउटसोर्स करेंगे, वेंडर्स डेवलप करेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से अब वो उनका प्लांट सर्वे कर रही हैं, या अगर आप भारत फोर्ज को ही देख लें, भारत फोर्ज ने कई नए प्लांट लगाए हैं डिफेंस के लिए। पहले भी ये लोग टाटा ट्रक्स बनाते थे, और ट्रक्स का या व्हीकल्स का कुछ कुछ पार्ट बनाते थे, मगर अभी मैंने जो फिलहाल देखा पिछले 3-4 सालों में कि डिफेंस कैपेबिलिटीज, इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी, बड़े लोग, इवन रिलायंस डिफेंस, बहुत सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही हैं। जब आपकी बैकएंड या बैकबोन तैयार हो रही होती है तब आपको ये सेल्स ग्रोथ नहीं दिखेगी। जब बैकबोन तैयार हो जाएगी, बैकएंड तैयार हो जाएगा, तो जो ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी है, आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि बीडीएल जैसा कंपनी वहां पे नट स्क्रू भी बना रहा हो, मगर एक डिफेंस ग्रेड नट स्क्रू बोल्ट बनाने के लिए भी कैपेबिलिटी चाहिए होती है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे नट स्क्रू बोल्ट भी चाइना से आते हैं या आते थे। अब इंडिया में वो चीज़ बननी शुरू हुई है। जैसे मैंने कहा, स्पेशल स्टील्स के ऊपर बहुत फोकस कर रही हैं कंपनीज, और वो स्पेशल स्टील्स बनाने के लिए स्पेशल फर्नेसेस चाहिए होते हैं। उसके लिए आपको उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को ठीक रखने के लिए बहुत सारे टेस्टिंग मैकेनिज्म्स चाहिए होते हैं। तो इतना केपेक्स करने वाली जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है कितनी। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी फोर्जिंग यूनिट में गए हों जहाँ पर से 200 टन का एक हैमर चल रहा है, या जो फोर्जिंग के लिए जो हैमर्स होते हैं बड़े बड़े वो चल रहे हैं, 200 टन की मशीन को चलाने के लिए आपको 30-30, 40-40 मीटर नीचे लोहा और सीमेंट डालना पड़ता है, उसकी एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है, कई करोड़ रुपए की फाउंडेशन बनती है। तो इट्स अ वेरी हैवी केपेक्स इंडस्ट्री।
इतना केपेक्स करने के लिए ना भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसी स्कीम चलाई है कि आपको हम बहुत सस्ते रेट पे या कम इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मुहैया कराएंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत कुछ है, मगर जो छोटी मझोली और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो हैवी केपेक्स करने की कैपेबिलिटी या रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कब आएगी? जब ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगी, जब भारत की कंपनियां भारत में ही ऑर्डर देंगी। भारत की कंपनी फोन उठा के चाइना में फोन कर देती है या कोरिया कर देती है या फ्रांस या इटली से सामान मंगा लेती हैं, तो कैसे होगा? अब ऐसा हुआ है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ राजीव जी, और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल पत्रकार की तरह बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि अब भारतीय कंपनीज HAL, BDL, BEL, BEML, कोचिन शिपयार्ड या मैज़गांव डॉक या जिस तरीके की जो भारतीय कंपनीज है वो इंडिया में ऑर्डर देना पसंद कर रही हैं इंडिया में, ताकि इंडिया में कैपेबिलिटी डेवलप हो। और भारत सरकार काफ़ी इस पे काम कर रही है। मैं कहता हूं कि इस पे काम आपको तिगुना और चौगुना रेट से करना चाहिए ताकि भारतीय कैपेबिलिटी बड़ी हो। आज हमारे पास एक गैस्केट बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, उस मिलिट्री ग्रेड गैस्केट बनाने की, तो वो भी कोई ना कोई बना देगा। ऐसा नहीं है कि कंपनीज बना नहीं सकती, मगर उसके लिए जो R&D चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो उस पर जो मदद चाहिए, वो भारत सरकार ही दे सकती है। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ डिफेंस में काम करने वाली कंपनीज के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाएं, कुछ ऐसे मोरेटोरियम लाए जाएं, ताकि वो अपना प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करें। और जब ये हो जाएगा तब आपको इनकी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा, इनके आंकड़ों को मैं देख रहा था, मैं तो इनके प्लांट्स में गया नहीं या इनके वेंडर से मिला नहीं, तो मैं तो इन जो आंकड़े इनके सामने हैं, जो ये एक्सचेंजों के सामने रखते हैं, हम उन्हीं को देख सकते हैं। तो उसमें मुझे एक बात दिखती है कि ये हर बार जनवरी से मार्च की तिमाही में एकदम से जग जाते हैं, जैसे मतलब अचानक से नींद से जगे हों, और उसके बाद फिर जो अप्रैल जून वाली तिमाही होती है उसमें सो जाते हैं। जनवरी मार्च खूब काम करते हैं और उसके बाद फिर 3 महीने सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? राजीव जी, आप भी बाजार में इतने पुराने हैं, मैं ये केवल डिफेंस कंपनीज नहीं है, ये भारत सरकारी काफ़ी कंपनीज में ऐसा होता है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। और जब डिविडेंड सरकार की इनकम है, और बहुत सारी सरकारी कंपनियों में सरकार ही 70%, 75%, 90% तक भी शेयर होल्डिंग रखती है, तो डिविडेंड किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो मार्च में बैलेंस शीट क्लोज होने से पहले इतना फिजिकल डेफिसिट, ये मैनेज करना, वो मैनेज करना, एक नेशनल बैलेंस शीट मैनेज करने के लिए ये डिविडेंड का भी एक रोल है, ठीक है? तो इसलिए जो आपको ये सडनली जगते हुए दिखते हैं, वो एक डिविडेंड का भी रोल है। मगर डिफेंस एक दूसरी स्टोरी है। इस समय जो भारत की सिचुएशन है अच्छी नहीं है, अगर मैं इंटरनेशनल कूटनीति के हिसाब से देखूं, और हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी ही होंगी, हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आज अगर भारत अमेरिका के प्रेशर में झुक जाए और उनको ऑर्डर दे दे कुछ $बिलियन का, तो ये यही ट्रम्प साहब आपको दूसरी नज़रिए से देखेंगे। आज आप रशिया को ऑर्डर करते हैं, मैंने कई लोगों से बात करी, पायलट से भी बात करी कि सुखोई अच्छा प्लेन है या रफाइल है। तो बहुत सारे जो मेरे जीजा जी भी एक्स पायलट हैं, तो उन्होंने कहा कि मशीनरी वाइज सुखोई भी बहुत अच्छा था अपने टाइम के लिए। जिस टाइम पे उसको ऑर्डर किया गया था, सुखोई वॉज अ फार सुपीरियर टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट। और अगर आप आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो ऐसी बहुत से दूसरे प्लेन्स हैं जो कि रफाइल से अच्छे हैं, ठीक है, मगर वो महंगे हैं। तो उसका आंसर क्या है? या तो हम महंगा सामान खरीदें और अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ाएं और देश के ऊपर कर्जा बढ़ाएं, या अपना इंडिजिनसली डेवलप करें। तो भारत के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, ये डेवलप करना ही होगा। और अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम लोग या तो कर्जे के बोझ के नीचे दब जाएंगे, या हम लोग इतने थ्रेट में रहेंगे, हमारे इतने बॉर्डर्स ओपन हैं सब तरफ से। आप देखिए कि चाइना कुछ पोर्ट्स ले चुका है श्रीलंका के, हम लोग मलक्का स्ट्रेट्स में हमेशा खतरे में रहते हैं, अरेबियन सी में हमेशा खतरे में रहते हैं। एक तरफ चाइना, पाकिस्तान, नेपाल भी कोई बहुत सपोर्टिव नेशन नहीं रहा हमारे लिए। कभी तो हमारा बच्चा वो कहलाया जाता था भारत का, मगर अब वो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत दूसरा रुख ले चुकी है। तो आई वुड से कि डिफेंस एक मजबूरी बन गई। आप देखिए मजबूरी में जिस तरह से ये अटैक भी हुआ, और जिस तरह से मुझे लगता है कि हालांकि भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया, मगर एक महंगी लड़ाई लड़ी। एक ड्रोन को गिराने के लिए आप एक लाखों रुपए का मिसाइल यूज नहीं कर सकते। S-24 या जो भी सिस्टम था जो रशियन
एंटी मिसाइल सिस्टम था वो इस्तेमाल किया गया। वो बहुत महंगा है, एंटी एयरक्राफ्ट गन से काम हो सकता है, तो जो काम एक सुई कर सकती है उसके लिए तलवार की क्या आवश्यकता है? जी बिल्कुल। तो काफ़ी कन्विक्शन है आपके मन में कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, ये जो दोनों जो उत्सव चयन आपने हमारे सामने रखे हैं हमारे दर्शकों के लिए, एक अच्छे कन्विक्शन के साथ आप इन दोनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत डायनामिक्स भी आप कह रहे हैं कि ये लगभग 2100 के आसपास तक जाएगा ना साल भर में? जी। तो उसके आगे भी ये कहानी चलती रहेगी मुझे लगता है। क्या ये दोनों ही जो हैं उनको पोर्टफोलियो शेयर के तौर पे रखा जा सकता है? मुझे लगता है ये चीज़, राजीव जी, मुझे नहीं याद कि आपके साथ कभी मैंने बोला, मैंने सोलर इंडस्ट्रीज जब करीब करीब 1,500-2 हज़ार का चलता था, तो किसी चैनल पे मैंने बोला था डिफेंस को लेके। ये एक प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है, नागपुर बेस्ड कंपनी है। तो अब जितनी भी कंपनी जो डिफेंस वाली हैं, चाहे वो जो एक्सप्लोजिव्स में हैं, चाहे वो डिफेंस मटेरियल जो बना रही हैं, ये सडनली, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 1 से 1.5 साल में, 2 सालों में आपको इतने नए नाम उभर के आएंगे जो डिफेंस में कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहे, मगर सडनली इनका ऑर्डर बुक बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये अभी जैसे मैंने बोला, जो वेस्ट बंगाल की कंपनीज है वो अपने प्लांट सेटअप कर रहा है। आप इमेजिन करिए, किसी प्रमोटर ने 500-600 करोड़ रुपया बैंक से ना लेके अपनी जेब से लगाया हो, तो वो क्यों लगाएगा? ठीक है, तो इतनी कन्विक्शन के साथ कोई इतनी मशीनें कोई क्यों खरीदेगा? क्यों जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, रशिया से मशीनें इंपोर्ट करेगा? वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको काम मिल रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, भारत सरकार का आश्वासन है कि हम ही आपको इतना बड़ा काम दे देंगे। आप ये देखिए, AK-47 की बुलेट्स 1 मिनट में 47 बुलेट्स चलती हैं, तो आप समझिए कि सेकंड्स के हिसाब से ये इसकी खपत होती है। लाखों करोड़ों बुलेट्स की आवश्यकता है। अब ये कैशलेनिकोव की जो बुलेट्स हैं, लाइव बुलेट्स, पहले रशिया से ली जाती थी। जाहिर है जब आप इंपोर्ट करेंगे तो महंगी पड़ती थी। अब भारत सरकार ने, सेना ने अप्रूवल्स दिए हैं कि वो इंडिया में डेवलप की जाए। एक ऐसा प्लांट मैं सूरत में देख के आया जो AK-47 की बुलेट्स बना रहा है। राजीव सर, मैं बड़ा स्टेटमेंट नहीं देता, मगर आई एक्चुअली रब्ड माई आईज ट्वाइस। मैंने सच में आंखें मल के देखा कि क्या मेरी आंखें ठीक देख रही हैं। भारत में ये सब डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी हाईटेक मशीनरी लग रही है। वो इसलिए लग रही है कि ये आश्वासन सरकार की तरफ से, देखिए कोई चलती फिरती छोटी कंपनी ने अगर आश्वासन दिया हो तो आप उस पर शक कर सकते हैं, मगर सरकार कहती है कि आने वाले 10 सालों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इतना आपसे लेकिन ये सामान। सारा जो आप डेवलपमेंट बता रहे हैं वो मुझे लग रहा है शायद ये कहीं अनलिस्टेड स्पेस में जा रहा है। लिस्टेड इसमें स्पेस में लिस्टेड अपॉर्चुनिटीज अनलिस्टेड, कहाँ है? काफी लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों हैं सर। जो आज अनलिस्टेड है, कल को वो लिस्ट भी होंगे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको ये भी बताता हूँ, मैं कई बड़े इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ के पोर्टफोलियोज पे बैठे हैं। मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल फैमिली ऑफिसेस की बात कर रहा हूँ। इन कंपनीज में फैमिली ऑफिसेस ने पैसा डाला है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। ऐसे AIF, कम से कम 5 या 6 AIF तो मैं जानता हूँ जिन्होंने डिफेंस के लिए AIF बनाया और उसको 500-500 करोड़ रुपया, 600-600 करोड़ रुपया एलोकेट किया। अब ये पैसा इन कंपनीज में जा रहा है, आज ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बार बार यही चीज कह रहा हूँ, चाहे वो BDL की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हो, चाहे HAL की, अब ये डिपेंडेंट है विदेशों पर। अब विदेशों में भी अपने टेंट्रम्स हैं, उनके कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं। हमारे करेंसी आप देखिए कि डॉलर लगभग 90 पहुंचा हुआ है। जब आप इंपोर्ट करते हैं और करेंसी फ्लक्चुएशंस इतनी होती हैं, आज आपने ऑर्डर तो किया 100 रुपए पे, एग्जीक्यूशन हुआ 110 रुपए पे, तो आपका जबरदस्ती कॉस्ट ऑफ वो बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया, तो उसके चलते हुए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। मगर जब आप इंडिजिनियसली डेवलप करते हैं और आपकी खुद की इंजीनियरिंग होती है, खुद की R&D होती है, तो बहुत फ़र्क होता है। और मैं यही देख पा रहा हूँ राजीव सर, मैंने जैसे बोला, मैं कई लोगों से मिला इस दौरान। अभी आप देखिए, ड्रोन बनाने वाली कंपनीज जो हैं, पहले कहीं नहीं थी। हम लोग डिपेंड करते थे चाइना पे या दूसरे देशों पे। टर्की ने काफ़ी अच्छा काम किया ड्रोन्स में, और इंडियन कंपनी है DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, उन्होंने एक टर्किश कंपनी को एक्वायर भी किया था ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। मगर अब भारत में ही कई ऐसी कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग BDL, जो कि ड्रोन्स पे काफ़ी काम कर रही है। ये ड्रोन्स 400, 500, 600 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इनकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है अब 100 किलो की है, तो इसके अंदर अगर आप ड्रोन से ही लड़ना चाहते हैं तो वो 100-150 किलो एक्सप्लोजिव लेके दूर बम मार के आ सकता है, और उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें ह्यूमन कॉस्ट से, ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट से, या एक्चुअल जो कॉम्बैट आप एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं या बड़े बड़े
दूसरे तरीक़ों से आप इसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ट्रक से ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ड्रोन बहुत सस्ता होता है। तो अब ये कैपेबिलिटी इंडिया में डेवलप हो रही है, अच्छी बैटरी टेक्नोलॉजी इस पे काम चल रहा है, और क्योंकि ड्रोन को कैरी करने के लिए बैटरीज चाहिए, तो वो अच्छी बैटरीज पे भी काम हो रहा है। तो मेरा ये मानना है डिफेंस क्षेत्र आगे के आने वाले 5 सालों का क्षेत्र है, और भारत का फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। अगर भारत को एक अपना वर्चस्व स्थापित करना है, और कोई जैसे आज चीन पर अटैक करने से पहले कोई भी हजारों बार सोचेगा, तो वैसे ही भारत पे अटैक करने से पहले कोई भी हजारों बार सोचे। तो इसके लिए हमें अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम लोग लिटरली हमारे पड़ोसी की तरह, भिखारियों की तरह मांगते रहेंगे कि आप हमें प्लेन दे दीजिए, आप हमें गोली दे दीजिए, आप हमें बंदूक दे दीजिए, या हम इंडिजिनसली इसको डेवलप करें।